भाई ये मेरे संस्कार नहीं है। मैं एक ऐसे परिवार से आता हूँ, उनके पास यहाँ तक का अधिकार है कि वो मुझ पर कल को हाथ भी उठा लेंगे। आप समझ रहे हैं, वो उम्र में रिश्ते में मुझसे कहना चाह रहे हैं वो परिवार के बारे में, गलत है इस तरीके की भाषा। बट उम्र में मुझसे बड़े, चाहे कल को मुझे थप्पड़ भी मार सकते हैं। बट ये जब आपको ग्रीन सिग्नल मिल जाए, आप पूरे मजबूती से आप दावा कीजिए भाई। सबसे पहले इस प्रेस वार्ता में आने के लिए अपने तमाम पत्रकार साथियों का धन्यवाद करता हूं। साथियों, आज की ये प्रेस वार्ता एक और ज्वलंत विषय को लेकर है। खैर, वो विषय लंबे समय से बिहार में चल रहा है, पर उसका एक और पक्ष जिस तरीके से उभर कर सामने आया, ये हमारे प्रदेश की चिंताओं को और ज़्यादा बढ़ाता है। ये बात किसी से नहीं छुपी कि बिहार में किस तरीके से अपराधियों ने अपनी जड़ों को न सिर्फ मजबूत कर लिया है, बल्कि पूरे प्रदेश को अपनी गिरफ्त में ले लिया। और मौजूदा सरकार कहीं ना कहीं असहाय दिखती है इन अपराधियों के सामने। और मुझे कहने में इस बात को कहीं कोई संदेह नहीं है कि कई जगहों पर तो संरक्षण प्राप्त है इन अपराधियों को बिहार सरकार। पर आज नहीं, 2 दिन पहले जिस तरीके से एक और घटना सामने आई, ये अपराधियों के मनोबल को और इस सरकार की नाकामियों को उजागर करता है। अगर पुलिस अधिकारियों की हत्या अगर हमारे प्रदेश में होने लग जाए, तो आप बताइए भैया, बिहारी कहाँ जाएगा? अभी तक तो आम बिहारियों की हत्याएं हो रही थी, गरीब किसान मजदूरों की हत्याएं हो रही थी, व्यवसायिकों की हत्या हो रही थी। पर आज जिस तरीके से अपराधियों की गोली के शिकार अब अधिकारी होने लग गए हैं, जो पुलिस विभाग में लंबे समय से कार्यरत हैं, जब उन लोगों की अब हत्या की जा रही है, क्या इस पर भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी खामोश रहेंगे? आम बिहारी मरते हैं तो इनको फर्क नहीं पड़ता, पर आज जब इन्हीं के विभाग के लोगों की हत्या की जा रही है, तब भी अगर मुख्यमंत्री खामोश रहेंगे तो ये प्रदेश कहाँ जाएगा? भाई, जिनकी जिम्मेदारी हम लोगों की रक्षा करने की है, आज उन्हीं लोगों की हत्या की जा रही है। मैं जिक्र कर रहा हूँ जिस तरीके से नंदकिशोर यादव जी की हत्या कर दी गई 14 तारीख को समस्तीपुर के मोहनपुर में ओपी थाना अध्यक्ष के तौर पर ये वहाँ पे कार्यरत थे। 14 तारीख को इनकी हत्या की गई। 15 तारीख को ये जानकारी सामने आई। अब मुझे नहीं पता कि विलंब किया गया जानकारी देने में कि मुख्यमंत्री जी को भैया झंडा फहराना है, उससे पहले ये जानकारी सामने नहीं है, जो भी है। पर एक अधिकारी की हत्या हुई है यहाँ पे, जो प्रशासनिक सेवा में थे, जो बिहार प्रदेश के लोगों की सुरक्षा के लिए जो काम कर रहे थे। और ऐसे में अगर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, जो हमारे प्रदेश के गृह मंत्री भी हैं, अगर अब भी वो खामोश रहते हैं, तो आप बताइए कैसे मनोबल आप बढ़ाएंगे? बिहार पुलिस में जो लोग तैनात हैं, कैसे उनको इस बात का सुरक्षा का भाव मिलेगा भैया कि अगर आज हम जिनके लिए लड़ रहे हैं, कल को अगर हमारे साथ कुछ होता है तो ये सरकार हमारे साथ खड़ी है। क्या ऐसे में पुलिस में तैनात हमारे जवानों का, उनका मनोबल नहीं गिरेगा? क्या मुख्यमंत्री जी ने इसके खिलाफ एक शब्द बोलना ज़रूरी समझा, जाना ज़रूरी समझा, परिवार की उचित मदद करना ज़रूरी समझा? गृह मंत्री होने के बावजूद अपने ही विभाग के एक अधिकारी की हत्या पर आज मुख्यमंत्री मौन है। कल को बताइए ना भाई, प्रशासन के लोग क्यों जाएंगे, क्यों वो जाकर भिड़ेंगे अपराधियों से, जब उनके सामने इस तरीके के उदाहरण है कि भाई कल को हम मर भी जाएंगे
तो हमारे परिवार का आंसू पोंछने वाला कोई नहीं है। और किस बात पर उनकी हत्या की गई? मवेशियों का के साथ जिस तरीके से अपराधी उनके साथ वो कर रहे थे, उसको लेकर उनकी हत्या की गई। उसके विरोध में ये अधिकारी वहां पर गए और उसके बाद मुख्यमंत्री ने एक शब्द इस पर बोलना जरूरी नहीं समझा। 15 अगस्त को जब वो झंडा फहरा रहे थे, शहीदों को याद कर रहे थे और बड़े बड़े ज्ञान की बातें कर रहे थे, और आज जब उन्हीं के राज्य में बगल के जिला में समस्तीपुर की घटना, रहने वाले वो अररिया के थे, समस्तीपुर की घटना, और उस पर उन्होंने एक शब्द बोलना जरूरी नहीं समझा। बार बार इसी बात को हम कहते हैं भाई कि जब तक प्रदेश के मुख्यमंत्री, जो प्रदेश के गृह मंत्री भी हैं, जब तक वो सुरक्षा का भाव नहीं देंगे, और ये सुरक्षा का भाव अधिकारियों को भी देना जरूरी है भाई, तभी उनका मनोबल बढ़ेगा, तभी वो और मुस्तैदी से जाके, कोई लड़ने से डरता नहीं है भाई। और हमारे बिहार पुलिस के जवानों में इतनी क्षमता है कि वो सीने पे जाकर गोली खाएंगे और डट कर लड़ेंगे और सामना करेंगे, और वो कर भी रहे भाई, कर भी रहे। सामने इतने अपराधी होते हैं, अकेला एक जवान जाकर उनसे भिड़ जाता है, डरता नहीं है वो। पर कम से कम एक सुरक्षा का भाव तो वो चाहता है इस सरकार से कि आज हम आपके लिए लड़ रहे हैं और सर्वोच्च बलिदान देने को तैयार हैं हम आपके लिए, पर हमारे जाने के बाद हमारे परिवार का क्या? कम से कम कोई जाकर उनके आंसू तो पोंछ दे। और इसी तरीके की एक और घटना, और ये तमाम ये लोकतंत्र की ये स्तंभ है। जो लोग बोलते हैं कि लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जब INDI गठबंधन के साथ जब ये जाते हैं, वहां जाकर ये बड़ी बड़ी शब्दावली का इस्तेमाल करते हैं। फैशन बन गया आजकल बोलना। विपक्ष के लोगों को कुछ नहीं मिलता तो 2 शब्द इनके हर भाषण में आपको सुनाई देंगे। लोकतंत्र की हत्या हो रही है, संविधान खतरे में। मजाक है क्या ये देश? क्या ये देश इतना हल्का है कि इसमें कोई भी आएगा और लोकतंत्र की हत्या कर देगा? क्या डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का बनाया गया संविधान इतना कमजोर है कि बात बात में वो खतरे पे आ जाता है? और कौन लोग बात कर रहे हैं भैया लोकतंत्र की हत्या की? जिन्होंने खुद जनादेश का 2-2 बार अपमान करने का काम किया। 15 का जनादेश किसके लिए? महागठबंधन के लिए। सरकार किसके साथ चलाई? NDA के साथ। 20 का जनादेश किसके लिए? NDA के लिए। सरकार किसके साथ चला रहे? महागठबंधन के साथ। क्या ये लोकतंत्र की हत्या नहीं है? क्या बार बार आप जनादेश का आप अपमान कर रहे हैं? रहिएगा इस गठबंधन में, ताकिएगा उसमें, रहिएगा उसमें, ताकिएगा इधर। ये कैसा लोकतंत्र है भैया आपका? 5 साल तक आपको श्रद्धेय अटल जी याद नहीं आते। महागठबंधन में जा रहे हैं तो उनको आंख दिखाने के लिए, और दिल्ली तो गए थे ही आंख दिखाने, नहीं मतलब हकीकत में भी आंख दिखाने गए थे। एम्स गए थे अपने आंख का इलाज, क्योंकि बिहार के किसी अस्पताल पे इनका विश्वास है नहीं। एम्स में गए थे अपनी आंख का इलाज कराने, पर आंख तो दिखाकर आई अपने गठबंधन को भी। दबाव की राजनीति। और ये लोग बोलते हैं भैया कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है। लोकतंत्र के स्तंभ को ये लोग सुरक्षित नहीं रख पा रहे, अपने पुलिस के अधिकारियों को सुरक्षित नहीं रख पा रहे। पत्रकार, जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, पत्रकारों की हत्या हो रही है हमारे राज्य में। जिस तरीके से अररिया में, रानीगंज में, वहां पर जिस तरीके से विमल कुमार यादव जी की आज सुबह उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। आपके राज्य में पत्रकार सुरक्षित नहीं है मुख्यमंत्री जी, आपके राज्य में पुलिस के अधिकारी सुरक्षित नहीं, तो आम बिहारी तो बहुत दूर की बात है भाई। आम बिहारी ने तो अब आपसे उम्मीद तक छोड़ दी है। जितनी हत्याओं पे अब हम जाते हैं, वहां के लोग खुद रोते हैं, खुद अपने आंसू पोंछ लेते हैं। मांग तक उन्होंने रखना छोड़ दिया है कि भैया क्या मांग रखेंगे, क्या मिलेगा इस सरकार से। उम्मीद बहुत बड़ी चीज़ होती है, और जब आप किसी की उम्मीद तोड़ते हैं, जब आप किसी की आस तोड़ते हैं मुख्यमंत्री जी, तो उसका सब कुछ मिट जाता है। आज अगर बिहारी जीता है तो इस उम्मीद पर जीता है कि चलिए हमने जैसे तैसे अपनी ज़िंदगी बिताई, पर कल को हमारा आने वाला भविष्य तो बेहतर है।
पर जब आप इस उम्मीद को भी तोड़ देंगे, जब भविष्य की किसी को उम्मीद नहीं रहेगी, वो आस नहीं रहेगी, वो कल्पना नहीं रहेगी, तो बिहारी कैसे अपना जीवन व्यतीत करेंगे? और यही कर रहे हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, बिहारियों की उम्मीद तोड़ रहे हैं। क्यों मेरे बच्चे भैया कोटा जा रहे हैं? क्यों जा रहे हैं? और वहां जाकर वो आत्महत्या कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो परिवार उनको कंफर्ट देता, वो परिवार उसको यहाँ पर रखने के लिए सक्षम नहीं है। उसको पता है कि मेरा बच्चा यहाँ पे रहेगा तो आगे नहीं बढ़ पाएगा, क्योंकि यहाँ पर जाएगा, डिग्री का कोर्स करने जाएगा तो 3 साल के कोर्स में उसको 5-6 साल लग जाएगा, और 5-6 साल के बाद जाकर कहीं पे उसको कोई डिग्री मिल गई तो नौकरी मांगने जाएगा तो यही सरकार उस पर लाठी चलाएगी। तो इसीलिए ये उम्मीद बिहारी खो चुके हैं और अपने बच्चों को जीने मरने की चिंता किए बिना दूसरे राज्यों में भेज रहे हैं, शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए। वहां वो लड़ रहे हैं जीवन से, अपमानित हो रहे हैं, पर अपने राज्य में वापस नहीं आ पा रहे, आत्महत्या कर रहे हैं दूसरे राज्य में। कोटा में अभी परसों जिस तरीके से एक बच्चे ने आत्महत्या करी, क्या मुख्यमंत्री जी ने एक बार उसके परिवार से जानना चाहा, पूछना चाहा कि भाई क्या हुआ, क्यों हत्या की? क्या उन्होंने इस बात की जांच करनी जरूरी समझी कि भाई दूसरे राज्यों में क्यों बिहारी बच्चों हत्या कर रहे हैं? एक जांच टीम उन्होंने भेजना जरूरी समझा कि जाकर इसकी जांच करे। भाई स्थानीय प्रशासन लीपापोती करेगा, आपको तो अपने प्रशासन पे विश्वास होगा ना, पर नहीं करेंगे आप, क्योंकि आपको फर्क ही नहीं पड़ता। ये तो वो मुख्यमंत्री हैं जो मुस्कुराते हुए बोलते हैं कि अच्छा यूक्रेन में इतना बिहारी बच्चा गया है, हमको तो पता ही नहीं। केंद्र सरकार यूक्रेन से बच्चों को ला रही है फ्लाइटें भर भर के युद्ध के समय। इन्होंने एक बार ये जानना जरूरी नहीं समझा कि जो बच्चे बाहर गए कम से कम उनका डेटा तो हो हमारे पास। जाकर पूछिए बिहार सरकार के पास है कोई डेटा? इनके पास एक आदमी की जानकारी इनके पास नहीं है कि कितने बिहारी बिहार छोड़कर दूसरे प्रदेश में गए। और फिर बोलते थे 2005 में कि हमारा सपना है कि जो पलायन कर गए हैं वो वापस अपने प्रदेश में आए। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट बोलता है कि भाई एक प्रवासी मंत्रालय बनना चाहिए, एक मंत्रालय अलग से गठित हो जो सिर्फ और सिर्फ दूसरे प्रदेशों में रह रहे बिहारियों की चिंता करे। भाई सुशांत सिंह राजपूत जैसा इतना बड़ा नाम, जिसने बिहारियों की पहचान को कहां से कहां वो लेकर गए, आज तक नहीं समझ में आया कि क्या हुआ और क्या तत्परता दिखाई उस वक्त मुख्यमंत्री जी ने, जब तक उनके पिता ने आकर मांग नहीं की। इन्होंने तो सीबीआई जांच की सिफारिश तक नहीं की। 3 हफ्ते 4 हफ्ते बीतने के बाद इन्होंने सीबीआई जांच की सिफारिश की। क्या तब तक वो तथ्य रहे होंगे? क्या वो सबूत बचे होंगे वहां पर? क्यों नहीं तुरंत इन्होंने अपनी टीम को वहां पर भेजा कि जाइए जाकर जांच कीजिए, एक बिहारी मरा है वहां पर? ये तो इनकी संवेदना है बिहारियों को लेकर। भाई जब अपने बिहार में मर रहे बिहारी भागे भागे जाते हैं ये दूसरे राज्यों में, बेंगलुरु गए थे भागे भागे, अभी इनके घर पे जाके देखिए सूटकेस खुला होगा, पैकिंग चल रही होगी मुंबई जाने की। नहीं अभी तो खैर दिल्ली से वापस आएंगे तब पैकिंग करेंगे, पर मुंबई जाएंगे। ये भागे भागे देश के हर राज्यों में जा रहे हैं अर्जी लेकर। केजरीवाल जी को जन्मदिन की बधाई देने के लिए सबसे ज़्यादा शौक इन्हीं को चढ़ा। उसी दिन जाके पहुंच गए, भले केजरीवाल जी इनसे मिले कि नहीं मिले, पर बधाई देने ये दिल्ली, यहाँ से भागे भागे दिल्ली तक गए। पर इनके पास इतनी फुर्सत नहीं है कि भाई समस्तीपुर चले जाए, दरभंगा चले जाए, मुजफ्फरपुर चले जाए। अरवल में माँ बेटी दुष्कर्म का विरोध करते करते जल कर मर गई बच्ची, 5 दिन तक यहीं पीएमसीएच में जिंदगी मौत की लड़ाई लड़ती गई। हम गए थे उस बच्ची के पास, बोल नहीं पा रही थी, बस जिन निगाहों से देख रही थी। एक बार मुख्यमंत्री जी ने जरूरी समझा वहां जाना। तो जब मुख्यमंत्री इन चीजों पर भी जब खामोश रहेंगे, भाई जब आपके अधिकारी मर रहे हैं आप खामोश हैं, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ के ऊपर जब अटैक आप ही के राज्य में किया जा रहा है और टारगेट किलिंग अब कर रहे हैं, जाति वर्ग के लोगों को चिन्हित कर 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 इनके प्रदेश में मारा जा रहा है। अनुसूचित समाज के वर्ग के लोगों को देख लीजिए, चौकीदारी के पेशे में जो लोग हैं, चौकीदार को ऐसी जगहों पे गश्त पे भेजा जाता है, निहत्थे उनको भेजा जाता है जहां पर आए दिन उनकी हत्या की जा रही है और मुख्यमंत्री खामोश है, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। इन्होंने एक बार जानना जरूरी नहीं समझा कि भाई चौकीदार को आधी रात में इस ड्यूटी पे क्यों भेजा गया। एक बार इन्होंने पूछताछ करनी जरूरी नहीं समझी और जाकर वो शहीद हो गया, उसके बाद खामोश, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। पासवान समाज के लड़कों की गला रेत कर हत्या की जा रही है,
कौन सा ऐसा वर्ग है भैया, कौन सी ऐसी जाति है जिसको यहाँ पे टारगेट नहीं किया जा रहा? पत्रकारिता के समाज के लोगों को अलग टारगेट किया जा रहा है, प्रशासनिक लोगों को अलग टारगेट किया जा रहा है, वंचित वर्ग के लोगों को अलग टारगेट किया जा रहा है, पिछड़ा वर्ग के लोगों को अलग टारगेट किया जा रहा है, और मुख्यमंत्री लगे हैं दिल्ली में जाकर आंख दिखाने में। उनके पास फुर्सत ही नहीं है इन चीज़ों की। और आज जब बिहार एक तरफ अपराधियों से ग्रस्त, वहीं बार बार हम बोलते हैं कि भाई हम कोई भविष्यवक्ता नहीं, पर यह बात हर बिहारी जानता है कि इन महीनों में बिहार में बाढ़ सुखाड़ आती है। मुख्यमंत्री आज दिल्ली में एसी के कमरे में बैठे आराम फरमा रहे हैं और इंतजार कर रहे हैं कि अगर कोई नेता उनको मिलने का समय दे तो भागे भागे जाएंगे मिलने के लिए। पर इनको इस बात की चिंता नहीं है कि आज आधा बिहार बाढ़ से ग्रस्त है और आधा सुखाड़ से ग्रस्त है। क्या कर रहे हैं मुख्यमंत्री उसके लिए? किसान जब तक आत्महत्या नहीं करेगा तो आप उसको उसका उचित मुआवजा नहीं दीजिएगा ना, भले बाढ़ में उसकी फसल गई हो या सुखाड़ में उसकी फसल गई हो। क्या आपने रिव्यू करना जरूरी समझा? कल हम जमुई गए थे, दिशा की बैठक वहां पे की, जमुई का एक एक व्यक्ति किसान परिवार से जुड़ा हुआ आकर हमको बोल रहा है कि भैया इस बार हम अपनी रोपनी नहीं करते। और जब हम उसी बैठक में जब हम अधिकारियों से जब हम जानकारी लिए, और प्लीज आप लोग भी ये कीजिए ताकि सरकार की पोल खुलनी जरूरी है, जब हम अधिकारियों से जब हम जानकारी लिए कि कितना रोपा हुआ है तो बोलता है 75%। सोचिए 75% दक्षिण बिहार में जहां पे पानी का इतना अभाव रहा है वहां पर ये लोग बोल रहा है 75%, और कई प्रखंड तो ऐसे जहां पे 95%, 98%, ऑन एन एवरेज 80-85%, 80-85। जो सबसे कम वाला प्रखंड हमारे यहाँ रहा है उसमें भी 65% ये लोग दिखा रहे हैं। सोचिए, एक ऐसा जिला जहां पे हम मांग कर रहे हैं कि उसको सुखाड़ घोषित किया जाए, वहां पे कागज पे ये कार्रवाई। अधिकारी से पूछे कि भैया कौन गया था सर्वे के लिए, तो हम वीडियो के माध्यम से करवा लेते। वीडियो से पूछे कि भैया कौन गया था, तो हम फलाना से करवा लेते। कोई जमीन पर नहीं गया। कितने इनके अधिकारी हैं भैया जो गर्मी में निकलते हैं, धूप गर्मी पसीने में? देखे हैं किसी अधिकारी को इनके? मुख्यमंत्री को खुद देखे हैं कभी एक माथे से बूंद टपक जाए उनकी पसीने की? गाड़ी का शीशा कभी उनका खुला देखे हैं? मंच पर बिना एसी बिना पंखे के उनको बैठे हुए कभी देखे हैं? और ये लोग सर्वे करेंगे किसानों का। इन लोगों के पास जानकारी होगी भैया कि किसानों की क्या वहां पे रोपनी हुई है नहीं हुई। और ये ऐसी फर्जी रिपोर्ट बना बनाकर ये लोग किसानों को उनके अधिकारों से दूर रखते। आज किसान भुखमरी के कगार पर आ गया जो अन्नदाता हमारा। वही नॉर्थ बिहार में जाकर देख लीजिए, कोसी में किस तरीके से पानी उफान मार रहा है। क्या कर रहे हैं मुख्यमंत्री जी? प्रिवेंटिव मेजर्स हैं इनके पास? कोई नहीं। इंतजार करेंगे हाथ पे हाथ धरकर। अच्छा अभी उठने दो, पानी उठने दो, अभी तो कटाव शुरू ही हुआ है, कटाव का पानी घुसने दो। जब तक खेतों में नहीं जाएगा, जब तक गांव में नहीं जाएगा, घर में नहीं जाएगा, जब तक कुछ लोग डूब नहीं जाएगा, मर नहीं जाएगा, इनको थोड़ी लगेगा कि भैया विकराल परिस्थिति उत्पन्न हो गई। जब तक कोई मरेगा तब ना इनको लगेगा कि डूब के मर गया, इसका मतलब पानी आ गया। और फिर ये अपना उड़न खटोला निकालेंगे, ऊपर से जाकर घूमेंगे और बोलेंगे हाँ पानी आ गया। और ये वही है क्विंटल बाबा, कोसी के मसीहा बने फिरते थे। क्या हो गया भैया आपको? अब आपको जरूरत नहीं है इन लोगों की। क्यों? क्योंकि अब आप समीकरण के माहिर हो गए। हमको तो समझ में नहीं आता जब ये खुश होते हैं, मुस्कुराते हैं, जब लोग बोलते हैं कि भाई ये सोशल इंजीनियरिंग बड़ी अच्छी करते हैं। ये इनकी तारीफ है कि इनको क्रिटिसाइज किया जा रहा है? इनको खुद को समझ में आता है मुख्यमंत्री जी को? सोशल इंजीनियरिंग कोई तारीफ नहीं है मुख्यमंत्री जी आपकी। जातीय समीकरण को बिठा बिठाकर चुनाव जीतना, और इनको ये अस्त्र पता चल गया है, इसीलिए काम करना ये जरूरी नहीं समझते। क्या काम किया? उस दिन बोल रहे थे ना, हमारे ही सवाल पर एकदम भड़क गए थे कि भाई चिराग पासवान कैसे संसद में जाकर बोल दिया कि हम तीसरे नंबर की पार्टी हैं। तो आप लोग के सामने ही बोले थे, कुछ लोग बोलता रहता है, कहता है कि हम तीसरे नंबर की पार्टी हैं, जानता है कि 2005 में भी थे। तो प्रभु 2005 में थे, 2020 में फिर आप तीसरे नंबर पर आ गए, तो आपको आत्ममंथन करना चाहिए कि क्यों आ गए। बिहार की जनता ने आपको सराखों पे बिठाया था। ठीक बोल रहे हैं आप मुख्यमंत्री जी, 2010 में आपको सराखों पे बिठाया था इसी जनता ने, अपार बहुमत दिया था। कमियां आप में रही कि 2010 से 2020 आते आते उस अपार बहुमत से आप पुनः तीसरे नंबर की पार्टी बन गए। क्यों बने? ये आत्ममंथन कीजिए।
आज किसी दूसरे की कृपा पर आप मुख्यमंत्री बने हुए हैं। क्या बोलते थे कि बीजेपी वाला हमको जबरदस्ती बना दिया। इतना जबरदस्ती बना दिया तो काहे नहीं राजद के सामने जाके प्रस्ताव रखे थे कि हम गठबंधन करेंगे, पर तब करेंगे जब आप में से कोई मुख्यमंत्री बनेगा। काहे जाके फिर उसी के मुख्यमंत्री बनकर बैठ गए वहां पे। 2020 में परिणामों के बाद तो बड़ा गला चीख चीख के बोल रहे थे कि हम कहाँ बनना चाहते हैं। यही लोग बोला कि आप ही बनिए, आप ही बिहार संभाल सकते हैं। तो भाई राजद वाला तो नहीं बोलता कि आप ही संभाल सकते हैं, वो लोग तो बोल रहे हैं कि आप जाइए देश संभालिए, हम लोग आने को तैयार हैं। तो काहे नहीं जाके इस्तीफा दे देते, बना देते हैं। पर हकीकत है कि इनकी कथनी अलग, करनी अलग, और ये तमाम घटना दिखाती हैं कि बिहार के लिए मुख्यमंत्री जी कितने गंभीर। आज जब जर्नलिस्ट की हत्या हो रही है, आज जब इनके खुद के पुलिस अधिकारियों की हत्या हो रही है, तो मुख्यमंत्री मौन है। आज जब बाढ़ सुखाड़ से बिहार ग्रस्त है तो मुख्यमंत्री खामोश है। दिल्ली जाकर बैठे हैं अपने राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को साधने के लिए। ये बिहार की जनता देख रही है कि उनकी दुख की घड़ी में आज कौन उनके साथ खड़ा है। और यही कारण था कि 2020 में चिराग मॉडल इन जन भावनाओं का ही प्रतिबिंब था। इसी वजह से 2020 में ये तीसरे नंबर की पार्टी बनी। आज पेयजल की समस्या आप देख रहे हैं, सुखाड़ के इलाकों में चले जाइए, भाई पीने का पानी नहीं है। आप लोग के भी परिचित कई ऐसे इलाकों में होंगे, हमारी खुद की लोकसभा में आप चले जाइए, अलीगंज में चले जाइए, सिकंदरा में चले जाइए, सोनो में चले जाइए, चकाई विधानसभा का प्रखंड, पानी के लिए लोग तरस रहे हैं, बूंद बूंद के लिए। और ये क्या है वो हरियाली वाला प्रोजेक्ट इनका, जन जीवन हरियाली, ये उसकी तारीफ करते नहीं थक रहे। नल का जल पहुंचाएंगे, कौन नहीं जान रहा भैया नल का जल क्या हो रहा है। पानी को लिफ्ट करा के आर्सेनिक वाटर उठा के ऐसी ऐसी जगहों पे भिजवा रहे हैं। राजगीर हम लोग जाते हैं, लोग जाते हैं स्किन के लाभ के लिए, जाकर डुबकी लेते हैं कि भैया पानी वहाँ का इतना अच्छा है तो डुबकी ले लेंगे तो जितने भी स्किन से जुड़े हुए रोग हैं वो बेहतर हो जाएंगे। वहाँ पे जाके आर्सेनिक वाटर ये जाके मिला रहे, फ्लोराइड वाटर का ये वो कर रहे हैं। इनको समझ में आ रहा है कुछ बिहार में ये क्या कर रहे हैं। आज लोग एक एक बूंद के लिए तरस रहे हैं। बालू खनन पे ये रोक नहीं लगाएंगे, अवैध बालू खनन होता रहेगा। वाटर लेवल कितना नीचे चला गया, एक साल में कितना फीट नीचे गया, लगभग 30-35 फीट नीचे चला गया वाटर टेबल। अब सोचिए इसी तरीके से वाटर टेबल नीचे जाता गया। आज जाके आप देख लीजिए हैंडपंप कोई काम नहीं कर रहा, लोगों ने मांग करना ही छोड़ दिया हैंडपंप का, क्योंकि उससे पानी निकल ही नहीं रहा, वाटर टेबल इतना नीचे चला गया। क्या इनको चिंता है भविष्य की? क्या एक अकाल प्रदेश हम आने वाले भविष्य को देकर जाएंगे, अपने बच्चों को देकर जाएंगे? पर कौन बात कर रहा है इसमें? क्या मुख्यमंत्री ने एक शब्द इसमें बोलना जरूरी समझा? हमारे देश के प्रधानमंत्री वर्ल्ड फोरम पे जाकर ये तमाम ग्लोबल वार्मिंग और इन तमाम चीज़ों की चर्चा करते हैं। क्या मुख्यमंत्री जी ने एक बैठक करनी जरूरी समझी कि हम आने वाले भविष्य को कैसा बिहार हम सौंप के जाना चाह रहे हैं? एक ऐसा बिहार जो बूंद बूंद के लिए तरसे और वहाँ पे गोलियां बरसे। पानी की कमी हो बट गोली की बौछारों की कोई कमी नहीं, लाठी गोलियां खुल के बरसेंगी, बट पानी मांगने जाइएगा तो पानी नहीं मिलेगा। ये बिहार मुख्यमंत्री बना है। ऐसे में आने वाला समय फिर चुनाव का है भाई। प्रदेश की जनता देख रही है कि कौन उनके साथ दुख सुख की घड़ी में खड़ा है, और चुन चुन कर मुख्यमंत्री जी से सवाल के जवाब मांगे जाएंगे 2024 में और 2025 में। आपने आपराधिक घटना का जिक्र किया है, आपने आपराधिक घटना का जिक्र किया है। मुख्यमंत्री दिल्ली से कल घटना लौटे, उन्होंने कहा जो भी आरोप लगाते हैं आंकड़े के साथ लगाए। आंकड़ा है आपके पास पहले से बहुत यार, ये लॉजिक ही मेरी समझ के परे है। माई क्राइम इज लेसर देन योर्स डजंट मीन इट्स नॉट अ क्राइम। एक भी घटना हो रही है मुख्यमंत्री जी, वो आपके लिए शर्मनाक होनी चाहिए। एक भी घटना हो रही है, आप कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं कि दूसरे राज्यों की बनिस्बत देख लीजिए, इस राज्य की बनिस्बत देख लीजिए, कैसे आप जस्टिफाई कर सकते हैं? मैंने भारत की संसद में भी ये बात बोली थी, क्या मणिपुर पे चर्चा कीजिए, हम हैं आपके साथ। और अगर वहां पे स्थानीय सरकार का फेलियर है, गठबंधन में होने के बावजूद हम बोलेंगे कि भैया उस सरकार का फेलियर है, इंटेलिजेंस का फेलियर है, हम बोलेंगे डंके की चोट पे। पर जब ये लोग मणिपुर का मुद्दा उठाते हैं तो इनको बिहार पे भी बात करनी होगी, बंगाल पे भी बात करनी होगी, राजस्थान पे भी बात करनी होगी। क्यों नहीं बात कर रहे हैं ये लोग? और ये मुख्यमंत्री बोलते हैं कि आप आंकड़े दर्शाइए, आंकड़े जाकर दिखाइए ना उन विधवाओं को जिन्होंने अपने सुहाग को खोया है, उन बच्चों को जाके आंकड़े दिखाइए मुख्यमंत्री जी,
जिन्होंने अपने पिता को खोया है। ये ऐसा ही है ना, जाकर दिखाइए, शहीद हुए हैं ये, जाइए और इनके परिवार को जाकर आंकड़े दिखाइए कि देखिए अभी तो इतने ही लोग मरे हैं। इतने मरते तो आपको चिंता होनी चाहिए। क्या बात करते हैं सर, जल पे स्पेशल एक क्वेश्चन है, जल वाले मुद्दे पे। जब मध्य प्रदेश पे डैम बना हुआ है और हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से लॉ है कि मैदानी इलाकों को प्रॉपर पानी छोड़ा जाएगा, तो बिहार सरकार हाईकोर्ट में जाकर के पिटीशन क्यों नहीं दे रही कि मध्य प्रदेश से हमारे पास प्रॉपर सोन नहरों में पानी नहीं छोड़ा जा रहा है? इसको लेकर के सरकार भाई इतना विजन होना चाहिए ना, इतना विजन होना चाहिए। मुख्यमंत्री जी से जाके पूछिए, क्या उनको जानकारी है कि वो ऐसा कर भी सकते हैं? ये तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है मैदानी इलाके में। भाई जो बोलते हैं कि संविधान खतरे में है, उनको जानकारी ही नहीं है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स क्या हैं। और मुख्यमंत्री जी के आसपास वाले सलाहकार, वो उनको सिर्फ लव कुश, कोरी कुर्मी, अगड़ा पिछड़ा, दलित महादलित यही बताएंगे। वो उनको नहीं बताएंगे कि बिहार को बेहतरी के लिए हम ये कदम भी उठा सकते हैं। अगर उनकी जानकारी में ये होता तो आज 75 सालों के बाद भी, और जिसमें 18 साल और जिसमें इन टोटल 33 साल यही सरकार के लोग बैठे हैं। 33 साल 75 सालों में एक बहुत बड़ा टाइम फ्रेम है भाई। इन 33 सालों में भी अगर बिहार पिछड़ा बना रहा, ये जानकारी का अभाव है। और तभी मैं बोलता हूँ कि ये विजनलेस सरकार है, इनके पास कोई नीति नियत है ही नहीं। हाँ भाई पूछिए, क्या कह रहे हैं भाई? भाई अब वो आंख उन पे बैकफायर करेगी नहीं करेगी, बहरहाल पहले तो मैं उनके वो स्वस्थ रहे ये कामना करता हूँ। उम्र में, रुतबे में, तजुर्बे में मुझसे बहुत बड़े हैं, और जब तक हैं और जैसे भी हैं तो मेरे ही मुख्यमंत्री। जब तक वो उस पद पर हैं, मैं चाहूँगा कि वो स्वस्थ रहें अच्छे से। उसके बाद भी भाई वो स्वस्थ रहें, भगवान उनको लंबी उम्र दे, अच्छे से काम करें। बट हाँ, एम्स में ज़रूर गए थे आँख दिखाने, ये हम जानते हैं। मोतियाबिंद को ऑपरेशन कराए हैं दिल्ली जाकर, अच्छा हुआ बिहार में नहीं कराया। मुजफ्फरपुर हम सब जानते हैं भैया, 1 दर्जन से ज़्यादा मोतियाबिंद में लोगों की आंखें निकाल ली गई। सोचिए, बाईं आंख में था, दाईं का ऑपरेशन कर दिया, और जिसका ऑपरेशन किया वो भी ऐसा कि उसकी आंख निकालनी पड़ी। मतलब ये हकीकत है भाई। कई बार सुनकर लोगों को हंसी आ जाती है, पर सोचिए उस व्यक्ति का जिसने अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर दी, सोचिए वो किस पीड़ा से गुजरा हो। तो इसीलिए इसी डर से मुख्यमंत्री भागे भागे गए हैं, दिल्ली गए हैं। बट हाँ, दूसरी भी आंख वो दिखा रहे थे अपने ही साथियों को। जब वो ऐसी आंख दिखाते हैं ना, अविश्वास अपने प्रति वो पैदा करते हैं, अपने ही साथियों में वो अविश्वास पैदा करते हैं। एनडीए में भी रहते हुए, भाई एनडीए में रहेंगे तो लालू जी के इफ्तार पर जाएंगे, और महागठबंधन में रहेंगे तो श्रद्धेय अटल जी की समाधि 5 साल के बाद उनको याद आएगी। तो कैसे आप ही के लोग आप पे भरोसा करें? और यही कारण है कि ना सिर्फ उनके गठबंधन में अविश्वास है, बल्कि खुद बिहार की जनता अब मुख्यमंत्री जी पर विश्वास नहीं है। हिमाचल के मुख्यमंत्री के बयान पर आप क्या कहेंगे, जो उन्होंने बिहारियों की अस्मिता पर सवाल उठाया है, मजदूरों पर सवाल उठाया, उनके काम क्या फिर से दोहराइएगा। हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के बयान पर आप क्या कहेंगे? उन्होंने कहा कि जो आपदा हिमाचल में आई है वो बिहारी मजदूरों की वजह से है। और बताइए, ये सुनने के बाद मुख्यमंत्री खामोश है, खून नहीं खोलता इनका। आज प्रदेश का ही नहीं, दुनिया का कौन सा ऐसा कोना है जहां पर बिहारी अपना परचम ना लहरा रहे हो? और मैं गर्व से इस बात को बोलता हूं, जहां इस बात की मुझे चुभन होती है, तकलीफ होती है कि बिहारियों को अपना प्रदेश छोड़कर क्यों जाना पड़ता है, बट वहीं मुझे इस बात का गर्व है कि भाई आज बिहारियों की वजह से दूसरे राज्यों का इंफ्रास्ट्रक्चर इंटैक्ट है। अगर बिहारी एक दिन दूसरे राज्यों में काम करना बंद कर दे तो वो राज्य रुक जाएंगे भाई। और राज्य ही नहीं, दुनिया के कोने ऐसे। अभी 4 दिन 5 दिन पहले हम दुबई में थे, वहाँ पे भी इंडियन डायस्पोरा की ही बैठक थी, और जिसमें एक अलग से बैठक बिहारी डायस्पोरा के साथ। वहाँ पर भी इस बात को हमने प्रमुखता से रखने का काम किया कि भाई दुबई हो, लंदन हो, अमेरिका हो, अफ्रीकन कंट्रीज चले जाइए भैया, भरे पड़े हैं बिहारी वहाँ पर। और वहाँ की सरकारें मानती हैं कि इन लोगों का योगदान रहा है यहाँ के सोशियो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर को खड़ा करने में। बिहारियों का योगदान है देश को आगे लेकर जाने में। पर अफसोस इस बात का रहा कि जो बिहारी देश को आगे ले गया, वहीं उनका अपना प्रदेश पीछे रह गया, वो ऐसे महत्वाकांक्षी नेताओं की वजह से।
ऐसे सत्ता के लालची दलों की वजह से। गठबंधन में इस वजह से चुप है क्या? उन्होंने इस पर कुछ भी नहीं कहा अभी तक उनका कोई। भाई मुख्यमंत्री जी बोलते कहाँ हैं? इनको फर्क पड़ता है? इन्होंने किसी एक बिहारी के ऊपर आवाज उठाई? मैंने तो सुशांत सिंह राजपूत का भी एग्जांपल दिया ना। आवाज उठाई, कोटा में मेरे बच्चे मर रहे हैं, आवाज उठा रहे हैं। जब वहां पे बिहारियों को पीटा जा रहा था महाराष्ट्र में, क्या उस वक्त इन्होंने आवाज उठाई? जब उनको लाठी मार, भाई जो खुद अपने बिहारियों पे लाठी चलाए अपने प्रदेश में, उनको फर्क पड़ेगा दूसरे प्रदेश में बिहारी जिए या मरे? चाचा क्यों नहीं कुछ बोल रहे हैं जब टक्कर करने वाले और मेढक चाचा बताते हैं और साथी मेढक? भाई ये मेरे संस्कार नहीं है। मैं एक ऐसे परिवार से आता हूँ, उनके पास यहाँ तक का अधिकार है कि वो मुझ पर कल को हाथ भी उठा लेंगे। आप समझ रहे हैं वो उम्र में, रिश्ते में मुझसे कितने बड़े हैं? क्या शोभा देगा मुझे कि मैं उन पर पलट कर मैं जवाब दूँ? नीतीश कुमार बड़े नहीं है भाई मैं उनकी नीतियों का विरोध करता हूँ। इसी तरीके से आप पाँव तो मैंने नहीं नीतीश जी के भी छुए, अपने चाचा के भी मैंने छुए। मेरे चाचा कोई नीति लेकर आएंगे, मैं नहीं उससे सहमत रहूँगा, उसका भी मैं विरोध करूँगा। पर वो मुझे नली का नाली का मेढक बोल रहे हैं, मैं उस पर मैं क्या जवाब दूँ? भाई हम दोनों एक ही परिवार से आते हैं। मुझे कभी कभी अफसोस होता है अगर मैं नाली से हूँ। क्या कहना चाह रहे हैं वो परिवार के बारे में? गलत है इस तरीके की भाषा। बट उम्र में मुझसे बड़े, चाहे कल को मुझे थप्पड़ भी मार सकते हैं, बट ये व्यक्तिगत बात है। हम लोग की लड़ाई व्यक्तिगत नहीं है। जो एक राजनीतिक प्रश्न आपके द्वारा किया गया हाजीपुर को लेकर, मैंने हमेशा इस बात को कहा कि ये गठबंधन के भीतर की जाने वाली बातचीत है। गठबंधन गलत दृष्टि में दिखता है जब दो घटक दल एक सीट को लेकर जनता के बीच में खींचातानी करते हुए दिखे। जो बातचीत उनको करनी है गठबंधन के भीतर करें, और गठबंधन से जब आपको ग्रीन सिग्नल मिल जाए, आप पूरे मजबूती से आप दावा कीजिए। भाई हम दावा कर रहे हैं क्योंकि हम गठबंधन में जाने से पहले तमाम अपनी इन चिंताओं पर हम चर्चा कर चुके। आज अगर हम बोलते हैं तो गठबंधन वो हमको अधिकार देता है कि हम ये बोलें। हम आग्रह करेंगे कि अगर आपको किसी भी सीट पर दावेदारी करनी है तो पहले गठबंधन में जाइए। इस तरीके की बात करना कि दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती, किसकी औकात है, ये गलत है। ये गठबंधन को, अपने ही गठबंधन को चुनौती देने के जैसा है। ये गलत है। गठबंधन के भीतर एमिकेबली इसको सुलझाएं। अरे प्रभु, बंगले की अगर लड़ाई होती तो हम गठबंधन से अलग होते, उस वक्त भी नतमस्तक हो जाते, बंगला मंत्रालय सब रहता। भाई चिराग पासवान किस लक्ष्य के साथ चल रहे हैं? हम बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की बात कर रहे हैं, आप हमारे बंगले को फर्स्ट कर रहे हैं, कैसे होगा? हाँ भाई, कह रहे हैं नसीहती है। भाई जब वो खुद ही नहीं बोल पा रहे गठबंधन में रहकर, तो हम क्या बोले उनके बारे में? जब वो खुद ही नहीं, हमको कोई दिक्कत नहीं है भाई। जब वो बोलने की हैसियत में आएंगे हम उनके बारे में भी बोलेंगे। अब उस दिन लालू जी ने बोला ही ना कि प्रधानमंत्री जी आखिरी बार झंडा तोरण कर रहे हैं लाल किले की प्राचीर से, हम नहीं सहमत हैं। हम तो बोले कि वो प्रधानमंत्री जी की चिंता कम और अपने मुख्यमंत्री की चिंता ज़्यादा करें कि ये कब तक झंडा फहरा पाएंगे आने वाले दिन। उनके गठबंधन में हर कोई जानता है कि मुख्यमंत्री जी के अलावा किसी की बोलने की, और ये मुख्यमंत्री जी की कार्यशैली, भाई आप सब उनको लंबे समय से जानते हैं। हमसे सवाल ज़रूर पूछ रहे हैं हमारे मुंह से बुलवाने के लिए, बट ये हम सब जानते हैं कि जो मुख्यमंत्री की कार्यशैली को जानता है, सिंगल मैन आर्मी है, वो अपने सामने किसी और को ना बोलने देते, बिल्कुल भी नहीं। भाई जमुई के बारे में हम कह चुके हैं, और उस दिन हम खुले मन से भी बोलकर आए कि हम युवा बनकर आए थे, बुजुर्ग बनकर हम जाना चाहते हैं। जमुई, हाजीपुर दोनों सीटें ऐसी हैं जो एक मेरे पिता की कर्मभूमि रही, दूसरी मेरी कर्मभूमि रही, बट इन दोनों सीटों से कौन प्रत्याशी कहां से चुनाव लड़ेंगे ये लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का संसदीय बोर्ड तय करेगा। थैंक यू भाई, थैंक यू।